गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 290 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमी वाला पोर्शन। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो खासकर यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 290 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उसका। क्वेश्चन नंबर 1, नाबार्ड से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित एक संवर्धन बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1979 यानी 1979 में श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति के फलस्वरूप वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1982 सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ हैं? मतलब कूट वाला ये सवाल है। चारों नहीं हो सकते, 3 होंगे, कोई 2 होंगे, 1 होगा। मतलब 1 भी नहीं होगा, 2 तो होंगे मिनिमम। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के स्तंभ कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एक तो सुशासन हो गया और पर्यावरण संरक्षण। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, महिला सशस्त्रीकरण नहीं है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राष्ट्रीय सकल खुशहाली जीएनएच विकास हेतु एक समग्र और धारणीय दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी जीएनएच विकास के लिए एक समग्र और धारणीय दृष्टिकोण है जो भौतिक और गैर भौतिक मूल्यों को मनुष्यों की खुशहाली की आशंका के साथ संतुलित करता है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी जरूरी पहलुओं में संतुलित विकास प्राप्त करना है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच के 4 स्तंभ हैं। एक तो है स्वशासन, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है संस्कृति का संरक्षण संवर्धन और चौथा है सतत समतामूलक सामाजिक आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, 11वीं का था 12वीं का था? 11वीं का ही था। पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। सी है इसका आंसर। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 1997 के दौरान भारत ने 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त की। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का उद्देश्य तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक लक्ष्यों में तेजी से विकास, गरीबी कम करना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विशेष रूप से गरीबों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे क्षेत्रों तक आवश्यक पहुंच, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रयोग से रोजगार के अवसरों का विस्तार और क्या क्या, पर्यावरणीय धारणीयता, लैंगिक असमानता में कमी लाना जैसे कई परस्पर संबंधित जुड़े हुए तत्व शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, यूएनडीपी। देखिए, 2 अर्थशास्त्रियों, एक हैं पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब उल हक और दूसरे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई की अवधारणा पेश की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी वर्ष 1993 से इसका प्रयोग करते हुए प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट के तौर पर मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। मानव विकास सूचकांक के संकेतकों में इंपॉर्टेंट है आयु अनुमान, शिक्षा दर, प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय आय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन से बहुआयामी गरीबी के आकलन करने हेतु हैं? बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए
बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए बाल मृत्यु दर, शिक्षा है नहीं, इसमें स्वच्छता है, वाहन का स्वामित्व नहीं होगा, क्रय शक्ति नहीं होगी। दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। यह 3 आयामों और 10 संकेतकों, 3 आयाम कौन कौन से? स्वास्थ्य संकेत करेगा किसको? बाल मृत्यु दर को और पोषण को। दूसरा शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष नामांकन। तीसरा जीवन स्तर, संकेत करेगा जीवन स्तर किसको? जल को। स्वच्छता को, विद्युत को, खाना पकाने का ईंधन, घर के फर्श या तल की स्थिति और परिसंपत्ति के आधार पर अभाव का आकलन करता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति भारतीय संकेतकों के 1/3 अथवा अधिक से वंचित है, तब उसे बहुआयामी रूप से गरीब की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जो लोग भारित संकेतकों के आधे अथवा उससे अधिक से वंचित हैं, उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीब के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 143 देशों में से भारत की रैंकिंग 126वीं। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, यानी भारत कम खुशहाल देशों में से एक है। देखिए, सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। यह देश में रहने वाले लोगों की खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। और इस रैंकिंग में खुशहाली को मापने के लिए 6 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वो सामाजिक सहायता, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और व्याप्त भ्रष्टाचार का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। यह भारत को पूरे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है, तो विकल्प भी सही है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। इसमें आर्थिक नियोजन की दिशा में सैद्धांतिक विकास की व्याख्या की गई है। इसमें किसमें? द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के लिए 10 वर्षीय योजना को लेकर अपने सुझाव प्रकाशित किए हैं। इस योजना के तहत उन्होंने 10 वर्षों के भीतर देश की आय दोगुनी करने के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं। साथ ही उन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार उद्योगों को निजी व्यवसायों के जिम्मे छोड़ देने मात्र से संतोषजनक प्रगति हासिल नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना का। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 1974। 2 प्रमुख उद्देश्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी? सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना नामक एक योजना दस्तावेज प्रकाशित किया, तो विकल्प ए करेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य आम जनता का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और समग्र विकास करना था, किंतु विभिन्न जटिलताओं के कारण सरकार ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया और इसके एक थोड़े से हिस्से का ही प्रयोग किया। यह योजना गांधीवादी योजना से अभिप्रेरित थी, जिसमें कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों, आत्मनिर्भरता, विदेशी पूंजी व प्रौद्योगिकी पर लगभग ना के बराबर निर्भरता, आत्मनिर्भर गांव तथा योजना निर्माण तथा आर्थिक प्रगति के विकेंद्रीकृत भागीदार पर विशेष बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार सूचकांक शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार, निजी भूमि पर वानिकी, ठीक है, जिसमें पेड़ों की कटाई और पारगमन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार को लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक विकसित किया। भी करेक्ट हो गया। इस सूचकांक में न्यूनतम मान 0, जिसका अर्थ कोई सुधार नहीं, और अधिकतम मान 100 है, जिसका अर्थ चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार के रूप में अंक प्रदान किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी।
देखिए, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते यानी गाट को प्रतिस्थापित करके वर्ष 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, सी सही है। और भारत 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ का और 8 जुलाई 1948 से गाट का मेंबर है। इन्फ्लेशन के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान क्या क्या होता है भाई? देनदार और लेनदार दोनों को लाभ होता है, देनदार और लेनदार दोनों को नुकसान होता है, देनदार को नुकसान होता है, लेनदार को लाभ होता है, देनदार को लाभ होता है, लेनदार को नुकसान होता है। इन्फ्लेशन जब होती है तो जिसने डेट ले रखा है, जिसको पैसा देना है उसको लाभ होता है, और जिसने दिया है उसको नुकसान होता है। तो ए करेक्ट है इसका। देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के दौरान देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है, तो विकल्प ए सही है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है। हालांकि देनदार उतनी ही राशि लौटाते हैं, लेकिन मूल्य के हिसाब से देखें तो वे कम ही भुगतान करते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक संपत्ति लेनदारों के बजाय देनदारों के पक्ष में पुनर्वितरित हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है पिछले 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से हॉट करेंसी के संदर्भ में सही है? हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। चीनी रेमिनबी और जापानी येन हॉट करेंसी हैं क्या? देखिए, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। हॉट करेंसी विदेशी मुद्रा बाजार में प्रयुक्त शब्द तथा हार्ड करेंसी का अस्थायी नाम है। यह हॉट करेंसी बाजार सुभेद्यताओं के कारण यदि किसी हार्ड करेंसी का अर्थव्यवस्था से विस्तारित अवधि के लिए तेज गति से बहिर्गमन होता है, तब हार्ड करेंसी को हॉट करेंसी माना जाता है। एक हार्ड करेंसी के अवमूल्यन की संभावना ना के बराबर होती है और इसलिए इसे रखे रहना अथवा निवेश करना अच्छा माना जाता है। यह अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्वसनीय और आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। विश्व की कुछ बेहतरीन हार्ड करेंसी यूएसए की डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, चीनी रेमनबी, जापानी येन और यूरो हैं। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? यानी मनी का डिवेल्युएशन। आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव होगा कि मान लीजिए भारत की मुद्रा गिर गई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया यानी उसकी वैल्यू गिर गई, तो वैल्यू गिर गई तो फिर निर्यात सस्ता हो जाएगा, मांग प्रेरित इन्फ्लेशन जन्म लेगी, लागत जनित इन्फ्लेशन जन्म लेगी, आयात हो जाएगा महंगा। आयात का मतलब है दूसरे देशों से चीज़ों को खरीदना, ठीक है। तो हमारी तो पैसे की वैल्यू गिर गई ना, जब दूसरे देशों से चीज़ें खरीदेंगे तो महंगी मिलेगी वो हमको, क्योंकि हमारी पैसे की कीमत गिर गई। निर्यात सस्ता हो जाएगा, ठीक है, निर्यात सस्ता होगा क्योंकि हम अपने देश का सामान बाहर भेजेंगे और उनसे पैसा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्ध निर्धारित विनिमय दर पर कम करने का निर्णय लेता है। मुद्रा अवमूल्यन या मूल्यह्रास के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? निर्यात सस्ता हो जाएगा, ठीक है, आयात महंगा हो जाएगा, कर्ज भुगतान सस्ता हो जाएगा, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, उस देश की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, लागत जनित इन्फ्लेशन जन्म लेगी और मांग प्रेरित इन्फ्लेशन जन्म लेगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया है किसने? विश्व बैंक ने, विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व व्यापार संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। एसडीआर एक कृत्रिम मुद्रा साधन है। एसडीआर को विकसित किया है आईएमएफ ने, ऑप्शन नंबर डी। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित आस्ति है, यानी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये। यह मुद्रा नहीं है किंतु इसका मूल्य 5 मुद्राओं के समूह अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित आस्ति के रूप में एसडीआर को विकसित किया। उस समय अमेरिकी डॉलर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित आस्ति मानी जाती थी, यानी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट था यूएसडी उस समय। और आईएमएफ ने एसडीआर को एक अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने की आंशिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया है।
तो ये 15 प्रश्न थे, इस तरह के प्रश्न करता है यूपीपीसीएस। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन में डालता है इनको। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।